गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम JCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 6 के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आपने इस खिलौने को तो देखा ही होगा। इस खिलौने से बच्चों को खेलना बहुत पसंद है। इस खिलौने को जब हम पंखे के नीचे लेकर जाते हैं या घर से बाहर लेकर जाते हैं तो यह गोल गोल घूमने लगती है। बच्चों, आपने वृक्ष के पत्तों को भी हिलते हुए देखा होगा और रस्सी पर टंगे हुए कपड़ों को भी सूखते हुए देखा होगा। रस्सी पर टंगे हुए कपड़ों का हिलना, घिरनी का गोल गोल घूमना और वृक्ष के पत्तों का हिलना, क्या आपने सोचा है इन सभी के पीछे क्या कारण है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। इन सब के पीछे कारण गतिशील वायु है, जिसे हम हवा कहते हैं। गतिशील वायु को ही हम हवा कहते हैं। बच्चों, हमारे चारों तरफ हवा का एक आवरण है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। बच्चों, जीवन केवल पृथ्वी पर ही संभव है, क्योंकि यहाँ पर वायु है। चंद्रमा या मंगल ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वायु मौजूद नहीं है। बच्चों, वायु रंगहीन है और गंधहीन है, किंतु हम वायु को महसूस कर सकते हैं। हमें जब बहुत गर्मी लगती है तो हम पंखे के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, और जब हम पंखे के नीचे बैठे होते हैं तो वह वायु ही है जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि वायु क्या है? वायु कहाँ से आती है? वायु गैसों का एक मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन गैसें मौजूद हैं। चलिए अब हम जानते हैं वायु के बारे में। वायु एयर, जीवन के लिए आवश्यक, एसेंशियल फॉर लाइफ। बच्चों, वायु के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जीवन जीने के लिए हमें शुद्ध वायु की ज़रूरत होती है। केवल हमें ही नहीं, पेड़ पौधों को और अन्य जीवों को भी वायु की आवश्यकता होती है। बच्चों, पौधों के लिए, जल में रहने वाले जंतुओं के लिए और मिट्टी में रहने वाले जीव के लिए सभी को वायु की आवश्यकता होती है। बच्चों, मेरे हाथ में एक बैलून है। आप देख सकते हैं कि इस बैलून को उड़ने के लिए भी हवा चाहिए। इसमें भी हवा भरी हुई है। यह एक गेंद है, फुटबॉल जिसे हम कहते हैं। इस फुटबॉल में भी हवा भरी हुई है, जिससे बच्चे मैदान में खेलते हैं। आपको भी फुटबॉल खेलना तो बहुत पसंद होगा। बच्चों, क्या आपको पता है वायु स्थान घेरती है? वायु को हम देख नहीं सकते हैं, किंतु वायु स्थान घेरती है। आइए इसी को जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप के द्वारा इसे समझते हैं कि वायु स्थान घेरती है। चलिए क्रियाकलाप करते हैं। आइए बच्चों, हम एक क्रियाकलाप करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक पानी से भरी हुई बाल्टी रखी हुई है। अब हम इसमें एक ग्लास डालते हैं। जब हम ग्लास को बिल्कुल सीधी रखे हैं तो इसके अंदर कोई भी पानी प्रवेश नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही इस ग्लास को हम थोड़ा तिरछा करते हैं, आप देख सकते हैं वायु बुलबुले के रूप में बाहर आ रहा है और पानी अंदर प्रवेश करते जा रही है। जैसे ही सारा वायु बाहर आ जाएगा, पानी उसके अंदर पूरी तरह प्रवेश कर जाएगा। इस क्रियाकलाप के माध्यम से हमें यही पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है और ग्लास बिल्कुल खाली नहीं था, बल्कि उसके अंदर वायु भरी हुई थी, और जैसे जैसे वह वायु ग्लास से बाहर निकलती गई, ग्लास के अंदर पानी प्रवेश करता गया। बच्चों, हमने पिछले क्रियाकलाप में जो देखा, इससे हमें यह पता चलता है कि वायु हर जगह है, वायु हर जगह मौजूद है। आइए अब हम वायु की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। वायु की संरचना, कंपोनेंट्स ऑफ एयर। बच्चों, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, या हम वायु को गैसों का मिश्रण कहते हैं। वायु में बहुत सारी गैसें मौजूद हैं, जिनमें से सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन मुख्यतः 78% गैस, पूरे वायु का 4/5 भाग सिर्फ नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, लेकिन नाइट्रोजन बहुत ही कम रिएक्टिव गैस है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल लेग्यूमिनस
प्लांट्स, जिसे हम फलीदार पौधे कहते हैं, उनकी जड़ों के गांठों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो वातावरण के नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, जिसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं। और फिर वो नाइट्रोजन पौधों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है अपने भोजन को बनाने में, और उन पौधों द्वारा फिर मनुष्यों को प्राप्त होता है। तो नाइट्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स के लिए। दूसरा है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जिसे हम प्राणदायिनी या जीवनदायिनी गैस भी कह सकते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती। हम सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। हम ही नहीं, जितने भी जीव हैं सबको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आइए, ऑक्सीजन की आवश्यकता जलने में भी होती है, इसको हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। आइए बच्चों, एक क्रियाकलाप करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 2 मोमबत्ती जल रही है। अब हमने दूसरी मोमबत्ती को एक ग्लास से ढक दिया। ग्लास से ढकते ही दूसरी मोमबत्ती बुझ गई, क्योंकि इस ग्लास के अंदर की वायु में सीमित मात्रा में ऑक्सीजन थी, जो उस मोमबत्ती के जलने के क्रम में खत्म हो गई। लेकिन पहली मोमबत्ती अभी भी जल रही है, क्योंकि वायु में मौजूद ऑक्सीजन उसे अभी भी प्राप्त हो रहा है। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से हमने यह देखा कि वायु में जो ऑक्सीजन मौजूद है वह जलने के लिए आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता है। तो देखा बच्चों, आपने इस क्रियाकलाप में हमने यह देखा कि बिना ऑक्सीजन के जिस मोमबत्ती को हमने ग्लास से ढक दिया वह मोमबत्ती बुझ गई, और जिस मोमबत्ती को हमने जलता हुआ छोड़ दिया वह जलता ही रह गया, क्योंकि जो मोमबत्ती जलती हुई रह गई उसे ऑक्सीजन नियमित रूप से प्राप्त हो रही थी वायु से, किंतु जिसे हमने ग्लास से ढक दिया उसमें वायु में जितना भी ऑक्सीजन मौजूद था उसे जलने के लिए इस्तेमाल करने के बाद अब उसमें कोई भी वायु में ऑक्सीजन नहीं बची, केवल नाइट्रोजन थी, इसलिए वह मोमबत्ती बुझ गया। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि मोमबत्ती को जलने के लिए या किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वातावरण में केवल नाइट्रोजन ही होता तो क्या होता? अगर वातावरण में केवल नाइट्रोजन ही होता तो फिर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, और अगर वातावरण में केवल ऑक्सीजन होता तो फिर चारों तरफ आग ही लग जाती। इसलिए सारे गैसों का एक अनुपात है जो हमारे वातावरण को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम तीसरे गैसियस कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है आर्गन। आर्गन, जिसे हम इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट गैस क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसका प्रतिशत है 0.90%, जो वातावरण में 0.90% मौजूद है। चौथा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो 0.03% है। ये कुल भाग का 0.03% है। सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। हमारे द्वारा ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है सांस लेने के लिए, और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरे वातावरण में केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगा। लेकिन प्रकृति की यह संरचना है कि जिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम बाहर छोड़ते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल पौधों द्वारा किया जाता है अपने भोजन को बनाने में। उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे सूर्य की किरण रोशनी और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जिससे वह अपना भोजन बनाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में और क्या क्या रोल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हमारे पौधों का वह
वह पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के काम में भी आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं ताकि आग को बुझाया जा सके। हमारा चौथा पॉइंट है पांचवा पॉइंट है धूल कण। धूल कण वायु के कुल भाग में जो 1% भाग है उसमें कुछ धूल कण भी मौजूद हैं। इस धूल कणों को हम देख सकते हैं किसी अंधेरे घर में। जब हम टॉर्च से लाइट जलाते हैं तो आप देखते होंगे कि जितने दूर टॉर्च की प्रकाश जा रही है उसमें कुछ कण उड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। हाँ, यही वो धूल कण है। इससे हम कह सकते हैं कि पौधों वायु में धूल कण भी मौजूद हैं। आइए, छठा है हमारा जल वाष्प। जल वाष्प वायु में जल वाष्प भी मौजूद हैं। जल वाष्प जल की कितनी मात्रा वायु में मौजूद है इसी से हमें इसको पता वायु की आर्द्रता का पता चलता है। खैर, ये हम बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। जल वाष्प वायु में मौजूद है, इसे जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। चलिए इस क्रियाकलाप को देखते हैं। जब मैंने इस ग्लास को लिया था तो इस ग्लास की बाहरी सतह बिल्कुल सूखी हुई थी। मैंने इसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाले। कुछ देर के बाद इस ग्लास की बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदें दिखाई देने लगी। यह जल की बूंदें बाहरी सतह पर वायु से आईं। जब वायु ग्लास की बाहरी सतह के संपर्क में आया तो उसमें मौजूद जल की बूंदें ग्लास के बाहरी सतह पर जमने लगीं। आप देख सकते हैं इस ग्लास के नीचे भी यह पेपर भीगा हुआ है।